नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अमेठी में पत्रकार को धमकी देने वाला वीडियो काफी वायरल हुआ। वीडियो में स्मृति ईरानी पत्रकार से कहती हैं कि अगर आप मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे तो मैं आपके मालिक को फोन करके कहूंगी, आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्मृति ईरानी पर तो काफ़ी सवाल उठे, लेकिन इस दौरान जिन पत्रकारों को स्मृति ईरानी धमका रही थी वो रातों रात बेरोजगार हो गए। न्यूज़ लॉन्ड्री ने इस पूरे मामले में शामिल पत्रकार विपिन यादव और राशिद हुसैन से बात की है। विपिन यादव कहते हैं कि मैं छोटा सा आदमी हूं और केंद्रीय मंत्री के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद से पत्रकार और उनका परिवार काफी डरा हुआ है। वो कहते हैं कि मामला इतना हाईलाइट हो गया है कि अब मेरा परिवार डरा हुआ है, कहीं कोई पुलिस केस ना बन जाए। रिपोर्ट के मुताबिक पूरा घटनाक्रम बताते हुए वो कहते हैं, स्मृति ईरानी सलोन विधानसभा से जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के कृष्णानगर चौराहे पर चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई थी। इस कार्यक्रम के बाद जब वो जाने लगी तो मेरे जैसे कई पत्रकारों ने उनकी बाइट लेनी चाहिए, जिस पर वो भड़क गई। इस दौरान मंत्री ने पत्रकारों को मना करते हुए कहा, मैंने सलोन में बाइट दी है तो अब यहाँ क्या बाइट दूं? इस पर पत्रकारों ने कहा, जब आपने सलोन में बाइट दी है तो दीदी ये जगदीशपुर विधानसभा है, आप यहाँ भी दे दीजिए। इतने में वो भड़क गई कि आपने सलोन को कैसे अलग कर दिया, आप जनता का अपमान कर रहे हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री के मुताबिक वो कहते हैं कि इसके बाद दैनिक भास्कर ने रात में ट्वीट कर दिया कि हम उनके स्ट्रिंगर नहीं हैं, जबकि ये गलत है। भास्कर ने यहाँ के चारों ब्लॉक में स्ट्रिंगर नियुक्त किए हैं, मुझे भी यहाँ पर कैमरामैन के रूप में रखा गया है। न्यूज़ लॉन्ड्री के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं और राशिद हुसैन यहाँ पर दैनिक भास्कर के स्ट्रिंगर हैं। हम दोनों ने 23 मार्च को लखनऊ जाकर ज्वाइनिंग की थी। वो बताते हैं कि हमें 23 मार्च को लखनऊ बुलाया गया था। वहीं पर राशिद हुसैन को ब्यूरो चीफ विनोद श्रीवास्तव ने माइक आईडी दी थी। तब मुझसे भी कहा गया था कि अभी तुम इनके साथ कैमरामैन के तौर पर काम करो, 2-3 महीने में तुमको लेटर दे देंगे। साथ ही कहा था कि अमेठी जिला के मुसाफिर खाना ब्लॉक में रिपोर्टर की जगह खाली है, आपको वहां शिफ्ट कर देंगे। लेकिन स्मृति ईरानी की धमकी के बाद हम दोनों को यहां से हटा दिया गया है और हमारी माइक आईडी भी वापस ले ली गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में आ रहा भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक नया मोड़ आया है जब सरकार चला रही शिंदे, शिवसेना और बीजेपी ही आपस में भिड़ गई हैं, वो भी गृहमंत्री अमित शाह के नांदेड़ के दौरे के अगले ही दिन। असल में अब शिंदे सरकार ने राज्य के सभी अखबारों में एक विज्ञापन देकर कहा है कि राष्ट्र में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे। इसी विज्ञापन में दावा किया गया है कि राज्य में एक सर्वे कराया गया है जिसमें सामने आया है कि भाजपा को 30.2% लोग और शिंदे शिवसेना को 16.2% यानी कुल मिलाकर इस गठबंधन सरकार को 46.4% लोग पसंद करते हैं। इसी में आगे कहा गया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे को 26.1% और फडणवीस को 23% लोग पसंद करते हैं। यानी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शिंदे अब फडणवीस से आगे हैं, जबकि बीजेपी मानती है कि फडणवीस ही उनके नेता हैं और वही मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये सब शिंदे खुद अपने मन से कर रहे हैं या दिल्ली के आका से पूछकर, क्योंकि लगता नहीं कि शिंदे अपने दम पर ये कर सकते हैं। इस समय शिंदे का पूरा पब्लिसिटी का काम तो दिल्ली के इशारे पर आई एजेंसी ही कर रही है। साथ ही शिंदे के ओएसडी आनंद मडिया भी गुजरात के हैं और शाह के करीबी हैं। तो क्या इसका मतलब है कि बीजेपी की लीडरशिप ही देवेंद्र फडणवीस को छोटा करके दिखाना चाहती है और ये तय हो गया है कि अब शिंदे ही हमेशा चेहरा होंगे? ये सब सवाल महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं को परेशान कर रहे हैं। एक चर्चा ये भी है कि 2 दिन पहले अखबारों में एक खबर छपवाई गई थी कि बीजेपी आलाकमान शिंदे गुट के 5 मंत्रियों के काम से खुश नहीं है और ये मंत्री माल कमा रहे हैं और इसीलिए उनको हटाने की बात चल रही है। इस पर शिंदे गुट के मंत्री भड़क गए थे। एक तीसरी खबर दिल्ली के गलियारों से आ रही है कि शिंदे चाहते हैं कि फडणवीस को दिल्ली बुलाकर केंद्रीय मंत्री बना लिया जाए और वो ये बात दिल्ली के सामने रख चुके हैं और इसीलिए ये खींचतान हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी ऐसा करेगी और फिर फडणवीस नहीं तो कौन होगा बीजेपी का चेहरा? इस बीच राज्य के अखबारों के सर्वे में आ रहा है कि शिंदे और फडणवीस की जोड़ी लगातार अपना जनाधार खो रही है और बीजेपी को भी ये गठबंधन रास नहीं आ रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर अभी लोकसभा चुनाव हुए तो पिछली बार शिवसेना के साथ मिलकर 48 में से 42 सीटें जीतने वाले गठबंधन के बजाय नए शिंदे और बीजेपी गठबंधन को 20 सीट भी नहीं मिलेगी। बीजेपी ये नुकसान सहन नहीं कर सकती है। तो क्या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में अभी और भी कई भूचाल आना बाकी है? मॉनसून की तेज हवाओं से तो यही लगता है कि राज्य की राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है। एकनाथ शिंदे को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि यह सर्वे फर्जी है।
महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल ने कहा कि ये फर्जी सर्वे है जिसे शिंदे ने खुद को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने विज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये मोदी शाह की शिवसेना है। वहीं एनसीपी के नेता अजित पवार ने कहा कि अपने सियासी करियर में मैंने कभी भी ऐसा विज्ञापन नहीं देखा। विज्ञापन में पीएम और सीएम की तस्वीर तो थी, लेकिन बाला साहेब गायब थे। वो खुद को बाला साहेब ठाकरे का सिपाही बताते हैं, लेकिन विज्ञापन से बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे की तस्वीर गायब हैं। विरोध प्रदर्शन कर रही पहलवान साक्षी मलिक ने बीबीसी से बात करते हुए पीएम मोदी की चुप्पी पर कहा कि पीएम मोदी की चुप्पी चोट तो देता ही है। 40 दिन के लगभग हम रोड पर थे, तब तक भी कुछ नहीं था। जब प्रोटेस्ट किया तब भी कुछ नहीं था, जबकि उनको सब पता है कि हम किस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीबीसी से बात करते हुए साक्षी मलिक ने कहा कि पीएम की चुप्पी से दुख तो होता ही है। जिन्होंने मेडल आने पर इतना मान सम्मान दिया था, घर बुलाया था, और वो इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने हमसे अभी इस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं की है, जो कि एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और हम सब तो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, उनके साथ लंच किया है, बेटी बुलाते हैं वो हमें। तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे मुद्दे को भी अपने संज्ञान में लें। वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि मैं ट्विटर के पूर्व सीईओ डोर्सी को नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि पीएमओ के संयुक्त सचिव मोदी चीफ मोरोन हिरेन जोशी नियमित रूप से मीडिया कर्मियों को फोन करते थे और उनसे सवाल करते हैं कि वो मेरे सार्वजनिक कार्यक्रमों को कवर क्यों कर रहे हैं, फिर उनसे ऐसा करना बंद करने को कहते रहते हैं। स्वामी ने कहा कि चीफ मोरोन ने मुझे बदनाम करने के लिए बीजेपी आईटी सेल में कौन विशेषज्ञ बिठाए हुए हैं। बता दें, ट्विटर के पूर्व मुखिया जैक डोर्सी ने कहा था कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर को देश में सरकारी दबाव, कंपनी को बंद किए जाने और उसके कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की धमकियों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के आरोपों पर कहा है कि वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मंच ट्विटर तक पर जब बीजेपी सरकार दबाव डाल सकती है, तो देश के मीडिया का क्या ही कहना है। दुनिया भर में देश की छवि खराब करने के लिए बीजेपी सरकार भारत देश से माफी मांगे। वही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर देश के अंदर किसान आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व बॉस जैक डॉर्सी का आरोप है कि ट्विटर को किसानों के विरोध और सरकार की आलोचना करने वालों खातों को ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार से कई अनुरोध प्राप्त हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि ट्विटर को बंद करने और भारत में उसके कर्मचारियों के घरों पर छापे मारने की धमकी दी गई थी। यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स में सोमवार देर रात एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे ट्विटर के सीईओ के रूप में विदेशी सरकारों के दबाव के बारे में पूछा गया तो डोर्सी ने भारत का नाम लिया। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसने किसान आंदोलन के दौरान हमसे कई अनुरोध किए। कुछ विशेष पत्रकार जो सरकार के आलोचक थे, उनके ट्विटर हैंडल को बैन करने को कहा था। ऐसा ना करने पर हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे जैसी धमकियां दी गई थी। आप जानते हैं कि भारत हमारे लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत सरकार ने हमें धमकी दी कि हम आपके कर्मचारियों के घरों पर छापा मारेंगे, हम आपके दफ्तरों को बंद कर देंगे। डोर्सी ने कहा कि हालांकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ऐसी धमकियां हमें मिली हैं। बता दें, किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर और भारत सरकार के बीच टकराव की खबरें भी आई थी। वहीं दिल्ली पुलिस की एक टीम 24 मई 2021 की शाम टूलकिट मैनिपुलेशन मीडिया मामले की जांच के सिलसिले में ट्विटर इंडिया के गुरुग्राम स्थित दफ्तर भी पहुंची थी। इसी दिन दोपहर में ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में ट्विटर इंडिया को एक नोटिस भेजा था। भारत सरकार ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी के आरोपों पर बहुत तिलमिलाई हुई है। एक ट्वीट में केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डोर्सी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने डोर्सी के सारे आरोपों को खारिज कर दिया। एक लंबी पोस्ट में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डोर्सी पर पलटवार करते हुए कहा कि डोर्सी के समय ट्विटर को भारतीय कानून की संप्रभुता को स्वीकार करने में समस्या थी। वास्तव में वो 2020 से 2022 तक बार बार कानून का पालन नहीं कर रहे थे और ये केवल जून 2022 था जब उन्होंने अंततः अनुपालन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ट्विटर से गलत सूचना को हटाने के लिए बाध्य थी, क्योंकि इससे फर्जी खबरों के आधार पर स्थिति और भड़काने की आशंका थी। उन्होंने कहा कि ना कोई जेल गया था और ना ही ट्विटर बंद हुआ। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ट्विटर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे भारत के कानून उस पर लागू ही नहीं होते हैं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे ये सुनिश्चित करने का अधिकार है कि भारत में काम कर रही सभी कंपनियां भारतीय कानूनों का पालन करें। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी के आरोप पर भारत सरकार नाराज हो गई है।
आज मंगलवार 13 जून को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के लंबे चौड़े जवाब के बाद भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय का बयान भी आ गया है। मालवीय का बयान भाजपा और सरकार की नीति को बताता है कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। उन्होंने लंबे ट्वीट में कहा है कि पूर्व ट्विटर सीईओ जैक डोर्सी ने भारत और यूएसए सहित दुनिया भर की सरकारों से सामना की गई चुनौतियों के बारे में बात की है। ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि डोर्सी कार्यकाल में ट्विटर ने उन संप्रभु कानूनों की अवहेलना की जिनमें वे काम कर रहे थे, उनका मजाक उड़ाया। कई मामलों में अलगाववादी आवाज़ों को बढ़ावा दिया गया। इनमें कई ट्विटर कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने लिखा कि एलोन मस्क ने ट्विटर को ऐसे जहरीले लोगों से छुटकारा दिलाने के बाद कई ट्विटर फाइल्स इसकी गवाही देती हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि ट्विटर हमेशा सही था और अमेरिका में उनकी खुद की सरकार सहित हर दूसरी सरकार गलत थी। मालवीय ने कहा कि मामले की सच्चाई ये है कि ट्विटर एक विस्तारित अवधि के लिए भारत के कानूनों का उल्लंघन कर रहा था, लेकिन ना तो ट्विटर को कभी बंद किया गया और ना ही उसके कर्मचारियों पर छापा मारा गया या जेल भेजा गया। हालांकि डोर्सी और उनके सहयोगी सक्रिय रूप से एक नीति का पालन कर रहे थे जो भारतीय नियमों के खिलाफ थी। वो कई मौकों पर भारत के हितों के खिलाफ विदेशी ताकतों को अपने मंच का इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहे थे, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और भलाई के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया था। उन्होंने कहा कि ट्विटर भारत के कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य है। अंत में अमित मालवीय लिखते हैं कि लेकिन इन झूठे बयानों से कांग्रेस और विभिन्न विपक्षी दल क्यों उत्साहित हैं? भारत के खिलाफ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति पर शिकंजा कसने में उनकी क्या मजबूरी है? राहुल गांधी विदेश जाते हैं और विदेशी शक्तियों की मदद लेते हैं और भारत में उनके गुर्गे भारत को शैतान बताने के लिए भटकी हुई आवाज़ों को बढ़ाते हैं। क्या विदेशी धन और मीडिया के सहारे कांग्रेस आम जनता की राय को कम करके आंक रही है और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को हटाने की उम्मीद कर रही है? ट्विटर के पूर्व सीईओ और सह संस्थापक जैक डोर्सी के आरोपों को लेकर अब तत्कालीन आईटी मंत्री और वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ट्विटर अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद में पेश होता है, लेकिन भारत की संसदीय समिति के सामने पेश नहीं होते। वो हमारे नियम नहीं मानते थे। उन्होंने कहा ये लोग महिलाओं की गलत तस्वीरें ट्वीट करने वालों पर कार्रवाई करने से इनकार करते थे। ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकी कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय समिति के सामने पेश नहीं होंगे। उस समय ना ही ये भारत का संविधान मानते थे और ना ही भारत का कानून मानते थे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात हमने कही थी कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कीजिए। कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। ये सारे काम नहीं किए। जैक डोर्सी ने क्या किया है, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक बात साफ है कि भारत में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का कानून मानना होगा। उन्होंने कहा कि जैक डोर्सी का दावा गलत है। अगर लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया गया जो सच है, और अगर उस कंटेंट को रोकने को कहा गया तो इसमें क्या गलत है? पहले उन्होंने कहा यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बाद में हमारी बात माने। ट्विटर पर महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें परोसी जा रही थी, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। हमने कहा आपको कार्रवाई करनी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के आरोपों के बाद ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी आरएसएस के राजनीतिक वंशज जो स्वतंत्रता के आंदोलन में हिंदुस्तानियों के खिलाफ खड़े होकर अंग्रेजों के पक्ष में लड़े थे, वो ट्विटर के पूर्व सीईओ के बयान पर राष्ट्रवाद का ढोंग न रखें। देश को शर्मिंदा करने में बीजेपी अव्वल है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की गुलामी से भाजपा ने केवल तानाशाही की टूलकिट अपनाई है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्नदाता किसानों को आंदोलनजीवी बुलाया। यूपी के मुख्यमंत्री ने किसानों पर विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगाया। भाजपा के मंत्रियों और नेताओं ने किसानों को नक्सली, आतंकवादी और देशद्रोही बुलाया। कटीले तार, सीमेंट की दीवारें, रोड पर कीलें बिछाकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। उन पर लाठियों से जुल्म ढाए गए। 750 किसानों की जान गई। उनको श्रद्धांजलि और मुआवजा देना तो दूर, उन शहीदों के लिए संसद से 1 मिनट का मौन भी नहीं रखा गया। 1.48 लाख किसान आज भी किसान आंदोलन के दौरान दर्ज केस लड़ने को मजबूर हैं। अगर ये सब किया गया तो पत्रकारों और किसान आंदोलन के नेताओं को धमकाना मोदी सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देश में लोकतंत्र खत्म करने की भाजपाई साजिश को हम नाकाम करते रहेंगे। राजस्थान सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के सवाल पर मंगलवार को भाजपा ने जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। सुबह ही भाजपा मुख्यालय पर जमावड़े के बाद सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता सचिवालय की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें स्टैच्यू सर्कल पर रोक लिया। इस बीच पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया।
भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को पानी की बौछार भी करनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने वही कांग्रेस सरकार और सीएम गहलोत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में दिन भर धरना प्रदर्शन चलता रहा। धरने पर बैठे हुए भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस को खूब पसीना बहाना पड़ा। इस बीच भाजपा नेताओं ने गिरफ्तारियां भी दी हैं। इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, ये सरकार जाएगी नहीं बल्कि डिलीट हो जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुशलगढ़ की निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया के कारण आज वो मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि रमीला ने मेरी सरकार नहीं बचाई होती तो आज मैं मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा नहीं होता। सीएम गहलोत ने कहा कि रमीला खड़िया के लिए लोग पैसा लेकर आ गए, गाड़ी की डिग्गी में पैसे भी रख दिए, लेकिन इस महिला ने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया और उन लोगों को कहा कि आप चले जाइए यहाँ से। सीएम ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए विधायक रमीला खड़िया के लिए कहा, इन्होंने हमारी सरकार के लिए मदद की, नहीं तो महाराष्ट्र में सरकार चली गई, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चली गई, यहाँ भी जा सकती थी, लेकिन इस महिला ने बहुत हिम्मत का काम किया है। लखनऊ में चल रहे रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70,000 लोगों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि पिछले 9 साल में 8,80,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिनमें से आज एक ही दिन में 70,000 लोगों को नौकरियां दी गईं। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसको लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले में किसी को कोई नई नौकरी नहीं दी जा रही है, लोगों को जो नौकरियां मिली हैं वो पहले से ही स्वीकृत पोस्ट थीं, जो सालों से अस्तित्व में रही प्रक्रिया का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 9 सालों में नई नौकरियों को क्रिएट करने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हुए हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा, जिन लोगों को सामान्य तौर पर भी नियुक्ति पत्र मिलता, उन्हें सबके सामने स्वघोषित विश्वगुरु तमाशा बनाकर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने कड़ी मेहनत करके परीक्षा पास करके नौकरी हासिल की और ऐसा जताया जा रहा है जैसे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार उन लोगों पर कोई एहसान कर रही है। तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी AIADMK ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो दिवंगत जयललिता के खिलाफ टिप्पणी को लेकर राज्य भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में जिला सचिवों की एक बैठक के समापन के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए AIADMK के महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी ने उस प्रस्ताव को पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि अन्नामलाई ने जयललिता को जानबूझकर बदनाम करने वाले एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक को साक्षात्कार दिया। उन्होंने कहा कि इसकी AIADMK कड़ी निंदा करता है। बता दें, AIADMK नेता और पार्टी कार्यकर्ता अन्नामलाई का साक्षात्कार में जयललिता को भ्रष्ट होने का आरोप लगाने के कारण अन्नामलाई की आलोचना कर रहे हैं। AIADMK के नेता और पूर्व मंत्री D जयकुमार ने यह भी कहा है, अगर अन्नामलाई को नहीं रोका गया तो AIADMK बीजेपी के साथ अपने गठबंधन पर फिर से विचार करने के लिए विवश हो जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।